का हमारे YouTube चैनल पे बात करेंगे इंडियन ऑयल शेयर के बारे में। काफ़ी सारी नई अपडेट्स आती नज़र आ रही हैं और वीडियो के एंड पर बात करेंगे कुछ डिविडेंड स्प्लिट और काफ़ी सारी कंपनियों ने नए बोनस की घोषणा भी करी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से भी करना चाहेंगे, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाला सारा अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही। खाड़ी देशों के निवासियों के लिए अच्छी खबर ये है कि ओपेक प्लस द्वारा नवंबर में तेल उत्पादन बढ़ाने की योजना के कारण ईंधन की कीमतों में गिरावट आई। तो काफी सारी मिक्सअप अपडेट्स हैं जिनको समझेंगे। देखिए, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो कुवैत जैसे जो प्रमुख देश हैं जो कि ओपेक प्लस का गठबंधन करते हैं या फिर उनको चलाते हैं, तेल उत्पाद में वृद्धि की घोषणा की है और इस कदम से वैश्विक तेल में पहले से ही 3% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी, जिससे क्षेत्र में और रोजमर्रा के खर्चों में भी बचत हो सकती है। मेन पॉइंट समझे तो इंडियन ऑयल या ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को क्या बेनिफिट हो सकते हैं और इसके साथ और भी कुछ पॉइंट है, जैसे कि कार और परिवहन के लिए भी ईंधन की कीमतें कम होंगी। और फिर मेन पॉइंट यह है कि तेल ऊर्जा पर जो उद्योग निर्भर हैं या फिर जो व्यवसाय का परिचालन लागत कम हो सकती है और वस्तुएं और सेवाओं की कीमतों में भी दिखाई दे सकती है। परिवहन, बिजली और कुछ वस्तुएं सस्ती हो जाने से भी घरेलू बजट और अधिक बढ़ सकता है। तो ये एक अच्छा पॉइंट देखने के लिए मिल सकता है। और दूसरा पॉइंट समझे तो शिपिंग और उत्पाद लागत में कमी आने से खाद्यान्न और वस्तुओं में कीमतें स्थिर हो सकती हैं। देखिए, अब आपको पता है कच्चा तेल समुद्र के रास्ते से ही आता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो अपना कच्चा तेल है खाड़ी से जो रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जहां से कच्चा तेल आता है समुद्र के ज़रिए। शिपिंग कॉस्ट जो रहती है वहां पर, अगर ये चीज़ें का रेट कम होंगे तो शिपिंग कॉस्ट में भी लागत जो है वो कम पड़ेगी, जिससे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को काफ़ी बचत रहेगी। और फिर समझें तो एक पॉइंट यहाँ पर यह भी है, अगर पीयर कंपेरिजन में जस्ट पी रेशो की बात कर तो पी रेशो के अकॉर्डिंग HPCL इंडियन ऑयल से ज़्यादा सस्ता है। अगर पी रेशो के अकॉर्डिंग, वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग समझे, और HPL से भी ज़्यादा सस्ता है BPCL। यानी कि पी रेशो के अकॉर्डिंग BPCL इस समय बिल्कुल सही दाम पे, आकर्षक दाम पे मिल रहा है। तो क्या इंडियन ऑयल नहीं खरीदना चाहिए? देखिए, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। पी रेशो का अकॉर्डिंग था मतलब अगर 10 से नीचे पी रेशो रहती है तो वेल एंड गुड रहता है। लेकिन अगर समझें तो कोई बहुत ज़्यादा महंगे दाम भी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा पी रेशो के अकॉर्डिंग स्टॉक महंगा नहीं है। अगर ये 25, 30, 35, 40 तक होता फिर समझने का पॉइंट था। लेकिन एक बार समझा जाए, हाँ, अगर इनके पीयर कंपैरिजन करें तो ये ज़्यादा इस टाइम आकर्षक दाम पे मिल रहे हैं। अगर हम सेल्स की बात करें तो जल्दी ही कंपनी के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। देखिए, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स की बात करें तो 1,92,341 लाख की सेल्स जून क्वार्टर में देखने के लिए मिली है। वहीं लास्ट ईयर की बात करें जो कि अभी रिजल्ट आएंगे, अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर में कंपनी की जो सेल्स रही थी वो 1,74,976 लाख रही। सो दैट मीन कहीं ना कहीं अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में जंप रहता है तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। और तो और अगर कंपनी के रिजल्ट्स की बात करें तो 27 अक्टूबर की बात कही जा रही है। अगर रिजल्ट्स की बात कर लें तो नो डाउट कंपनी के रिजर्व भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। और जब रिजर्व कंपनी का अच्छा बढ़िया बना रहता है, कंपनी के लिए बोनस डिविडेंड चीज़ें देनी जैसी आसान रहती हैं। नो डाउट नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न में काफ़ी कमी देखने के लिए मिली। 1 लाख से ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पर कम होते नजर आए। लेकिन फिलहाल इस क्वार्टर में क्या होगा वो भी देखने लायक होगा। ऑल ओवर मेन स्ट्रक्चर को समझें तो मेन स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव ही निकलता है। आगे कच्चे तेल के दाम कम होते हैं या हो रहे हैं। HPCL, BPCL और इंडियन ऑयल शेयरों में S2 के लिए उज्जवल संभावनाएं ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को शेयरों को बढ़ावा दे सकती है। तो क्या है बड़ी अपडेट? भारतीय पेट्रोल कॉर्पोरेशन, HPCL और इंडियन ऑयल के शेयरों में हाल ही में तेज गिरावट देखी गई जो पहले हमें देखने के मिले। लेकिन अगर समझा जाए तो पिछले 2 तिमाही के नतीजे बहुत अच्छे नहीं रहे। LPG घाटे, कमजोर सकल रिफाइनिंग मार्जिन, इन्वेंट्री घाटे के कारण ऑयल मार्केटिंग की आय में पिछले वित्त वर्ष के इस अवधि के उच्च आधार के मुकाबले भारी गिरावट आई। तो हम यहाँ पर शेयर के बारे में बात ज़्यादा नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं हम उसके नतीजों के बारे में और LPG घाटे, कमजोर सकल रिफाइनिंग और इन्वेंट्री घाटे की तरफ से। लेकिन बात करें ICICI सिक्योरिटीज़ की तो उनके द्वारा कहा गया है कि आगे आय में सुधार की उम्मीद है, क्योंकि उनका मानना है कि GRM में संभावित सुधार और एक मजबूत मार्केटिंग दूसरी छमाही यानी कि अब जो Q2 के लिए जो शुभ संकेत हैं, जो कि घरेलू ब्रोकरेज फर्मों को तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर आकर्षक मूल्यांकन पर मिल रहे हैं।
यस सिक्योरिटीज ने भी कहा है कि सबसे खराब स्थिति में भी जब सरकारी सहायता जीरो हो जाती है तब भी मजबूत जीआरएम और मजबूत मार्केटिंग मार्जिन द्वारा संचालित वित्त वर्ष 25 की जो दूसरी छमाही का शानदार प्रदर्शन इस प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है। तो एक पॉजिटिव जो है अपडेट हमें देखने के लिए मिल रही है, जहां पर अगले 12 से 18 महीनों में इन तीनों कंपनियों के लिए बेहतर संभावनाएं दिख रही हैं। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट की संभावना के साथ, क्योंकि कच्चा तेल गिरता है, जो कि हम हर वीडियो में आपके साथ डिस्कस करते हैं कि क्या बेनिफिट रहता है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को, उत्पाद मार्जिन में भी कमी आए बिना और कीमतों भी अपेक्षाकृत कम स्थिरता के कारण, इन्वेंट्री पर कम प्रभाव पड़ने के कारण हमें लगता है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि दूसरी छमाही की कमाई संभावित रूप से मजबूत होगी, क्योंकि कच्चे तेल के दाम बहुत कम रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पर जो है स्टॉक आकर्षित दिख रहे हैं। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो तो 140 से स्टॉक 153 तक के करीब लेवल्स तक आता नजर आया है पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ हफ्तों में। और वहीं पर ब्रोकरेज ने कहा है कि पिछले वर्षों के रुझानों को देखते हुए वित्त वर्ष 2025 के अंत तक कम से कम आंशिक जो एलपीजी की क्षतिपूर्ति मिलने की संभावना काफ़ी अधिक है। आपको पता है लास्ट ईयर या लास्ट क्वार्टर से पहले कहें तो इन कंपनियों को, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को सिलेंडर के पीछे, हर एक सिलेंडर के पीछे 150 रुपये का घाटा पड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक नकारात्मक चीज़ देखने के लिए मिली थी। लेकिन ऑयल मार्केटिंग शेयरों पर फिलहाल संभावना जो है एलपीजी की क्षतिपूर्ति मिलने की वजह से एक पॉजिटिव सिनेरियो बना हुआ है, और जिसमें एचपीसीएल और उसके बाद बीपीसीएल और आईओसी इसके पसंदीदा क्रम में है। अगर मौजूदा मूल्यांकन की बात कर लें तो इंडियन ऑयल के शेयर वित्त वर्ष 27 में प्रति शेयर आय के 5.4 गुना और ईवी बीटा के आधार पर 4.3 गुना पर कारोबार कर रहे हैं। वहीं पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने अगले 18 महीनों में जो भविष्य को देखते हुए मूल्यांकन आकर्षण अट्रैक्टिव बताया है रेट को या शेयर को, लेकिन उन्होंने अपनी खरीद की नीति दोहराई और टारगेट को 197 रुपये बताया। इंडियन ऑयल की बात कर लें तो यहाँ पर फिलहाल इन्होंने इंडियन ऑयल के लिए पहले 205 रुपये तक का लक्ष्य जो है यहाँ पर देखने के लिए मिला है, जो कि पहले भी यहाँ पर 197 का बताया गया था। वहीं पर समझें तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने जीआरएम और इन्वेंट्री और अगले कुछ महीनों में ईंधन की कीमतों में भी भारी कटौती और एलपीजी घाटे के बढ़ने की आशंकाओं के कारण पिछले 3 महीनों में इंडियन ऑयल में 24% तक की गिरावट देखने मिली। नवंबर में भी सिंगापुर जीआरएम के $6 प्रति बैरल तक पहुंचने और उच्च विभिन्न मार्जिन के साथ 12 से 18 महीनों के लिए परिप्रेक्ष्य एक आशावादी बने हुए हैं, ऐसा इनका कहना है। या सिक्योरिटीज का भी लगभग ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर आशावादी हैं, और अपसाइड क्षमता को देखते हुए इंडियन ऑयल का न्यूट्रल टीपी जो है टारगेट 154 रुपए की बात यहाँ पर कही गई है, और यहाँ पर स्टॉक को जो है प्राथमिकता देते हैं यहाँ पर एचपीसीएल बीपीसीएल को भी नजर आ रहे हैं। और सरकारी समर्थन के अभाव में एलपीजी सब्सिडी जो है ऑयल मार्केटिंग पर भारी पड़ सकती है। तो लगभग समझा जाए तो वित्त वर्ष 25 की आपको पता है सब्सिडायरी का 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाया जाएगा या फिर पहुंच जाएगा, और 25 की पहली छमाही में तेल विपणन कंपनियों को 17,500 करोड़ रुपए का असर पड़ा और दूसरी छमाही में 22,500 करोड़ रुपए का एक वृद्धिशाली ग्रो होता प्रभाव देखने को मिला। सो अगर विश्लेषण समझें तो सरकार कमी का 60% प्रदान करती है और ईबीटा आईओसीएल के लिए 41,320 करोड़ रुपए करीब तक पहुंच सकता है, और ब्लूमबर्ग की बात कर लें तो 40,460 करोड़ तक। इस तरह से यहाँ पर जो है सिनेरियो बनते नजर आ रहे हैं। और फिर आपको ये भी पता है कि अपनी आय में जो एलपीजी की बात करें एक 17-18 हज़ार करोड़ रुपए के अप्राप्त घाटे का अनुमान भी लगाया, और अंत तक 50% ही पूरा हो पाएगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर के अगर सिनेरियो को समझें तो इस तरह से जो है जो यहाँ पर मार्जिन दिया जा रहा है, जो गवर्नमेंट की तरफ से एक जो मुआवजे की बात कही गई थी, जो एक बड़ा स्टेटमेंट आता गवर्नमेंट की तरफ से नज़र आया था, उसके देखते 12 किस्तों में वो पैसा दिया जाएगा। सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिलहाल पॉजिटिव सिनेरियो बना हुआ है। लेकिन 100 रुपये भी अगर निवेश करने हैं तो 5-5 करके 20 बार में करें, ताकि स्टॉक गिरे हर 5 पॉइंट या 4 पॉइंट 3 पॉइंट गिरने पर थोड़ा एकोमोडेशन कर सकते हैं। लंबे समय में काफ़ी अच्छे रिटर्न बनते नजर आ सकते हैं। लेकिन 2 चीज़ें हमेशा ख्याल में रखनी है। पहला, क्रूड ऑयल के भाव बहुत मैटर करते हैं, और फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के क्या रिजल्ट रह रहे हैं। देखिए, छूट के बढ़ने के कारण भारतीय जो रिफाइनरियां हैं वो अधिक रूसी तेल खरीद सकती है। रिफाइनरियां आने वाले महीनों में रूस से तेल आयात को बढ़ावा देंगी, क्योंकि वाशिंगटन के साथ साथ व्यापार वार्ता जारी है और पर्याप्त आपूर्ति के बीच छूट भी मिल सकती है। तो आपको पता है रशिया से जो क्रूड ऑयल खरीदा जाता है भारत के जरिए, वो कहीं ना कहीं अन्य देशों से सस्ता उस पर कुछ छूट मिलती है। अगर वो छूट ज्यादा मिलेगी तो नो डाउट
कि तेल रूस से ही भारत ज़्यादा खरीदेगा, क्योंकि वहीं पर उसको एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा। सेकंड पॉइंट यहाँ पर यह कि नोमुरा की भी रिपोर्ट आती है यहाँ पर नज़र आ रही है। उन्होंने काफ़ी सारे स्टॉक्स को कवर किया है, लेकिन हम अगर बात करें ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की या फिर बात करें इंडियन ऑयल की, वैसे तो नोमुरा ने वित्त वर्ष 2026 की जो Q2 में भारत के तेल और गैस क्षेत्र के मिश्रित आय 70 की जो उम्मीद की है, तेल कंपनियां जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कमजोर विपणन मार्जिन के कारण प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी गिरावट का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा इनका मानना है। जबकि अपस्ट्रीम जो उत्पाद हैं, जो कि कच्चे तेल की प्राप्ति या फिर मुद्रा लाभ से लाभ हो सकता है, और इनपुट लागत रुपए के अवमूल्य के बीच गैस जो सुस्त परिणाम आने की उम्मीद है। सोल ओवर इनके द्वारा मार्जिन्स में जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। जबकि इस दूसरे पॉइंट पर समझें, जो कि अपस्ट्रीम जो उत्पाद हैं जिनको मजबूत कच्चे तेल की प्राप्तियां हैं, उसमें मुद्रा जो पैसे से जो लाभ हो सकता है। वहीं पर अगर समझें तो नोमुरा ने इंडियन ऑयल पर अपनी खरीद की रेटिंग को बनाए रखा है। बाई की रेटिंग तीसरे नंबर पर आप इंडियन ऑयल को देख पा रहे हैं, और 160 तक का टारगेट भी यहां पर दिया है। इसके अलावा HPCL, BPCL, इंडियन ऑयल, नोमुरा ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में आय में भारी गिरावट का अनुमान लगाया है, क्योंकि कम मार्केट मार्जिन से रिफाइनिंग मार्जिन के बेहतर प्रदर्शन की भरपाई कर दी है। HPCL और IOCL का जो यहाँ पर ये बता रहे हैं, यानी कि इंडियन ऑयल का जो EBITA की बात की जा रही है, उस पर इंडियन ऑयल का 15% घटाकर 10,660 करोड़ रहने का अनुमान इनके द्वारा जताया जा रहा है, और रिफाइनिंग मार्जिन में सुधार दिख रहा है, ऐसा इनका मानना है। वहीं पर HPCL $3.1 प्रति बैरल के मुकाबले $7.3 प्रति बैरल, और इंडियन ऑयल $2.2 प्रति बैरल के मुकाबले 6.2 प्रति बैरल पर जो इन्वेंट्री में बढ़ोतरी से संभव हुआ है, जो कि इनका कहना है कि रिफाइनिंग मार्जिन में सुधार दिख रहा है। वहीं पर समझे तो अगले साल से सस्ता हो जाएगा पेट्रोल डीजल, ग्लोबल एक्सपर्ट ने बता दिया कच्चे तेल का खेल। समय से ये अपडेट देखने के लिए मिल रही हैं, जहां पर कच्चे तेल की कीमतों को 60 से $55-50 के बीच में देखा जा रहा है। काफी समय से ये रिपोर्ट्स चलती आ रही हैं लगातार। जब भी कुछ ऐसा माहौल तनाव देशों में पैदा होता है, तभी से ही ये न्यूज आनी शुरू हो जाती है। कि इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार ही देख लें तो US एनर्जी फॉर्मेशन अनुमान है कि अगले साल ब्रेंट क्रूड ऑयल का औसत दाम 52 बैरल प्रति बैरल, जो कि मौजूदा $66 से काफी कम है। तो इस तरह से अगर हम वॉल स्ट्रीट के बड़े बैंक गोल्डमैन सैश की बात कर लें या JP मॉर्गन की बात कर लें, तो उनका भी 2026 में ब्रेंट क्रूड की कीमत $56 प्रति बैरल रहेगी, ऐसा उनका मानना है। अच्छे तेल की कम कीमतें होती हैं तो देश में महंगाई तो कम होगी ही, वहीं पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को भी काफी अच्छा फायदा होगा। तो कुछ इस तरह से मिली जुली अपडेट्स जो है देखने के लिए मिल रही हैं। यहाँ पर नोमुरा की रिपोर्ट देखने के लिए मिली, और फिर रूस से तेल की बात भी कही जा रही है। बाकी कोई बड़े निवेश की योजना तो सामने अभी तक नहीं देखने के लिए मिली। पहले जो अपडेट्स रही हैं लास्ट मंथ, वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी अपडेट्स रही हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट तो लगातार देखिए कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट पर इंडियन ऑयल द्वारा करी जाती ही है। अगर प्रॉपर एक टेक्निकल व्यू को समझने की कोशिश करें तो बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। हर गिरावट पर धातु, PSU, बैंक और ऊर्जा शेयरों में भी खरीदारी करने की बात कही जा रही है। CA रुद्रमूर्ति BV का यहाँ पर काफी अच्छा स्टेटमेंट आ। कई सप्ताह के स्क्वेमन के बाद भारतीय बाजार में नई तेजी के संकेत दिखे हैं, और वचना इन्वेस्टमेंट के प्रबंधक निदेशक CA रुद्रमूर्ति BV का मानना है कि यह तेजी अभी खत्म नहीं हुई है। ET नाउ से बात करते हुए रुद्रमूर्ति ने कहा है कि निफ्टी के हालिया ब्रेकआउट ने बाजार के रुझान को बदलाव की पुष्टि की है, और गिरावट से बढ़त की ओर यह बदलाव जो एक नई तेजी के दौर की शुरुआत का संकेत देता है, जो जल्द ही सूचकांकों को सर्वकालिक उच्च स्तर पर वापस ले जा सकता है। बाजार स्पष्ट रूप से निचले स्तर पर पहुंच गया है। यह स्थिति ऊपर और नीचे की ओर बढ़ने की ओर मुड़ गई है, और यह एक मजबूत टेक्निकल संकेत है कि तेजी का अगला चरण शुरू हो गया है, ऐसा इनका मानना है। और निफ्टी भी 4 सत्रों से हरे निशान में बंद हुआ है। रुद्रमूर्ति को उम्मीद है कि यह गति बनी रहेगी, और उन्होंने ये भी एक पॉइंट उठाया है कि हमें समय समय पर स्मेकन के छोटे दौर देखने को मिल सकते हैं, यानी कि थोड़ी बहुत गिरावट, जो कि एक अच्छा संकेत है। लेकिन यह बाजार हर गिरावट पर खरीदारी करने लायक है, ऐसा इनका अनुमान भी है कि निफ्टी जल्द ही 25,500 के करीब के लेवल को छू सकती है, और बैंक निफ्टी इससे पहले एक नया स्तर छू लेगा। FI की लगातार बिकवाली के बावजूद भी रुद्रमूर्ति का मानना है कि विदेशी निवेशक जल्द ही खरीदार के रूप में वापस आएंगे और अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर करेंगे और नई पूंजी जोड़ेंगे।
पिछले एक साल में भारत का प्रदर्शन वैश्विक बाजारों के मुकाबले तो कमजोर रहा, लेकिन एफआईआई जल्द ही तेजी की ओर रुख करेंगे और यह बस समय की बात है। रुद्रमूर्ति की क्षेत्रीय संबंधी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं कि धातु सावरण क्षेत्रों में भी और बैंकों और प्लेटफॉर्म आधारित नई पीढ़ियों की कंपनियों में भी आशावादी बने हुए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें थोड़े से पॉइंट की, तो यहाँ पर बात की जा रही है बीपीसीएल, एचपीसीएल और इंडियन ऑयल जैसी तेल विपणन कंपनियों को लेकर भी एक आशावाद, एक उम्मीद, जिनके बारे में उनका मानना है कि मौजूदा बाजार भावों पर ये काफ़ी संतोषजनक दिख रही हैं, यानी कि काफ़ी हैरानजनक या फिर एक सही दाम पर मौजूदा बाजारों के भाव पर देखने के लिए मिल रही हैं। और यहाँ पर तेल विपणन कंपनियों को लेकर आशावादी की बात भी कही गई है। और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स पर इन्होंने अपना रुख जो है लिया है, लेकिन मेन पॉइंट इन्होंने निफ्टी को तेजी की बात कही है। और फिर आपको पता है क्रूड ब्रेंट की भी मांग में जो है गिरावट होती नजर आ रही है और नरेंद्र तनेजा का भी एक बयान आता नजर आ रहा है। तो ओपेक प्लस के जो फैसले हैं उनके कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है और नवंबर में ओपेक प्लस ने 1.37 लाख बीपीटी उत्पाद बढ़ाने का फैसला किया। मेन पॉइंट समझे तो देखिए, मेन पॉइंट ये है कि एक्सपर्ट मानते हैं कि ओपेक प्लस का यह सतर्क फैसला बाजार के जो संतुलन में बनाए रखने में मदद कर सकता है। रिफाइनरी में उत्पाद आपको पता है घटा है और उत्पाद फिर से शुरू होने में 1 महीना लगेगा। और तो और पॉइंट समझे तो पिछले एक हफ्ते में इसमें 1% की गिरावट कच्चे तेल में देखने के लिए मिली, जबकि जनवरी 2025 में अब तक इसमें 12% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं एक साल में 15% का नेगेटिव रिटर्न कच्चे तेल में देखने के लिए मिला। तो एक यहाँ पर पॉइंट समझे तो सऊदी और ओपेक बाजार पर अपना दबदबा सुनिश्चित कर रहे हैं और दाम कम रखकर सऊदी अमेरिका राष्ट्रपति को खुश करने की भी कोशिश कर रहा है। ट्रंप चाहते हैं कि कच्चे तेल का भाव काबू रहे और नरेंद्र तनेजा ने आगे कहा है कि कच्चे तेल की मांग बढ़ नहीं रही, डिमांड बढ़ नहीं रही और कच्चे तेल की डिमांड भारत से ही बढ़ने की उम्मीद है। कल ही ब्रिटिश पेट्रोलियम ने कहा है कि भारत जो रोजाना 55 लाख बैरल कच्चे तेल की खपत करता है, वे आने वाले समय में 90 लाख बैरल यानी दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बनेगा। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ पॉइंट रुख यहाँ पर दिए जा रहे हैं और ये काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट, काफ़ी अच्छा अपडेट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अगर कच्चे तेल के भाव, जो कि मैंने हर वीडियो में आपके साथ डिस्कस लगभग किया ही है, 70 के नीचे बने हुए हैं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए अच्छी बात है। इवन के पिछली अपडेशन में तो 55, 60, 50 तक भी क्रूड ऑयल के भाव की बात कही गई। जितने गिरते हैं उतना ही वेल एंड गुड है। मार्जिन्स में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के जो मार्जिन्स हैं, जैसे पेट्रोल डीजल में जो बचत है, तो कहीं ना कहीं कच्चे तेल के भाव कम रहने में ज़्यादा मदद मिलती है। एनालिसिस का मानना है कि आगे बाजार तेजी का रुख कर सकता है। ऐसा होगा या नहीं ये तो खैर बाजार ही तय करेगा। आपको क्या लगता है आप भी जरूर बता। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए एक अल्पकालिक जो दृष्टिकोण है, जो नजरिया है, वो फिलहाल तेजी के रुझान को दर्शाता है। शेयरों में तेजी देखने के लिए मिल रही है। 144 से 43 के जो लेवल हैं, एक मजबूत सपोर्ट की बात कही जा रही है। इस बीच किसी भी गिरावट की स्थिति में गिरावट को सीमित कर सकता है, क्योंकि देखिए 21 जो मूविंग एवरेज टीएमए है 55 और 100 के ऊपर एक तेजी का क्रॉस ओवर बनाने के कगार, और यह तेजी के क्रॉस ओवर बनाने के कगार पर है। तेजी के मामले को मजबूत करता है। आने वाले हफ्तों में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शेयरों की कीमत 160-163 तक बढ़ सकती है। ट्रेडर्स अभी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शेयर 149 पर खरीद सकते हैं, बट 145 पर गिरावट पर खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 139 पर रखें। जैसे ही शेयर 155 तक पहुंचे स्टॉप लॉस को 152 तक बढ़ाएं। जब कीमत 157.60 के पहुंच जाए तो स्टॉप लॉस को बढ़ाकर 155-158 कर दें और 162 पर लॉन्ग टर्म पोजीशन से बाहर। लेकिन इसी के साथ एक विज्ञापन भी है जो बिजनेस लाइन पर, बिजनेस टुडे पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब ये किसने कहा है, किसने नहीं कहा, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं दिया हुआ। आपको क्या लगता है आप भी कमेंट करके बताएं। मेन पॉइंट पर बात करते हैं। वैसे 160 से 163 तक के लेवल दिए जा रहे हैं। नीचे देखें तो यहाँ पर बात की जा रही है गुरुमूर्ति के बीएल रिसर्च ब्यूरो द्वारा, लेकिन इसमें किसी भी एनालिसिस द्वारा हमें कुछ नहीं देखने के लिए मिल रहा। चलिए मेन पॉइंट पर बात करते हैं कि पिछले कुछ दिनों से इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है। इन तीनों शेयरों में तगड़े वॉल्यूम के साथ बढ़त भी देखने को मिली। केआर चौकसी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के एमडी देवन चौकसी ने ऑयल मार्केटिंग शेयरों में तेजी की कुछ खास वजह बताई है। स्टेबल एनर्जी प्राइसिंग पॉलिसी, यानी कि समय सरकार की जो मंशा है वो स्थिरता को बनाए रखने वाली दिख रही है। ऐसे में नियामक जो अनिश्चितताएं हैं उनके कम रहने से पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को लाभ हो सकता है। फिर सेकंड पॉइंट देखिए, विंडफॉल टैक्स के नहीं होने से, जो कि पहले हर 15 दिन में विंडफॉल टैक्स का जो अमाउंट था वो चेंज किया जाता था, लेकिन फिलहाल विंडफॉल टैक्स का ना होना, यानी कि एनर्जी सेक्टर में भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है, भले ही तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव क्यों ना हो।
इन कंपनियों द्वारा नई परियोजनाओं के लिए IRR पर जोर देना विवेकपूर्ण कैपिटल एक्सपेंड को दर्शाता है, जो कैपेक्स को लेकर निवेशकों की चिंताओं को दूर करता है। और फिर रंजन राठी इन्वेस्टमेंट सर्विस में टेक्निकल रिसर्च में सीनियर मैनेजर जिगर एस पटेल ने भी इंडियन ऑयल पर अपने शेयरों के साथ शेयर के साथ टारगेट और स्टॉप लॉस भी शेयर किए। 145 से 50 के बीच ट्रेड की बात कही, 150 को छूने की कोशिश की और अगर वीकली बेसिस पर बात करें तो 150 रुपये पर क्लोजिंग देता है तो 158 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं गिरावट आने पर 142 तक के लेवल भी देखने के लिए मिल सकते हैं, ऐसा एनालिसिस का कहना है। कंपनी की वार्षिक बैठक में शेयरधारकों को संबोधित करते हुए साहनी ने कहा कि पानीपत गुजरात बरौनी में विस्तार परियोजनाओं के कारण 2028 तक रिफाइनिंग क्षमता मौजूदा 80.75 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़कर 98.4 मिलियन टन हो जाएगी। भविष्य की बात करें तो आपकी कंपनी अगले 5 वर्षों में लगभग 166 लाख करोड़ 1.66 लाख करोड़ निवेश की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें पेट्रोकेमिकल, प्राकृतिक गैस, रिन्यूएबल एनर्जी, भारत की बढ़ती ऑटो ईंधन मांग, वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन के बीच संतुलन बना रहेगा। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए इंडियन ऑयल ने नेपाल में भी नई भंडारण सुविधाओं सहित 21 चालू परियोजनाओं के माध्यम से अपने 20,000 किलोमीटर लंबे पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार 22,000 किलोमीटर तक कर रही है और इसके पेट्रोकेमिकल व्यवसाय, जिससे अगले विकास इंजन के रूप में पहचाना जाता है, और 2030 तक 4.3 मिलियन टन से बढ़ाकर 13 मिलियन टन प्रति वर्ष किया जा रहा है, जिससे याद कम करने, मार्जिन बढ़ाने और विशेष रसायनों अधिक जोर दिया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं कंपनी काफी बढ़िया यहाँ पर करती नजर आ रही है। इसके अलावा भी हरित हाइड्रोजन उत्पाद, टिकाऊ विमान ईंधन, 3 वर्षों के भीतर रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को भी 1 गीगावाट से बढ़ाकर 18 गीगावाट तक करने की बात कही गई है। और कंपनी ने अपने 40,000 से अधिक ईंधन स्टेशन जो इनके पहले से ही हैं उन पर भी ईवी चार्जर, बैटरी सुविधाएं और CNG LNG आउटलेट भी जोड़ रही है। कहीं ना कहीं कंपनी यहाँ पर ग्रीन एनर्जी पर एक बड़ा फोकस जो है देती नजर आ रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के BPCL, HPCL एंड इंडियन ऑयल IOCL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और काफी अच्छी रैली हमें इंडियन ऑयल में आती नजर भी है। इस सहयोग का उद्देश्य एक साथ मिलकर ऐसे बड़े बेड़े का निर्माण और संचालन करना है जो कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करेंगे, भारत की नौ वहन क्षमता को मजबूत करेंगे, देश की ऊर्जा सुरक्षा में भी सुधार लाएंगे। इस समझौते ज्ञापन के तहत कंपनियां संयुक्त रूप से जहाजों का अधिग्रहण, यानी कि जो शिपिंग यहाँ पर समुद्री जहाज जो यहाँ पर चलते हैं, जिसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि क्रूड ऑयल, कच्चा तेल या जो भी यहाँ पर बाहर देशों से मंगवाया जा रहा है समुद्र के रास्ते से, तो उन जहाजों का अधिग्रहण करना और संचालन भी करना और स्वामित्व भी करना, यानी कि मालिक बनना और प्रबंधन भी करना। इन जहाजों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ साथ पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोकेमिकल एंड अन्य हाइड्रोकार्बन के साथ तटीय परिवहन के लिए किया जाएगा। तो एक बड़ा कोलैब इंडियन ऑयल का। नीचे की तरफ अगर 100 रुपए भी निवेश करना है तो 5-5 करके 20 बार में निवेश करें। जैसे जैसे स्टॉक 1-2 5-5 पॉइंट गिरता है, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन करते रहें, ताकि नीचे के लेवल में एक अच्छा एक्यूमुलेशन लेवल बनता रहे और लंबे समय में अच्छे रिटर्न बनते नजर आ सके। ये 2 चीजें बहुत डिपेंड करती हैं, पहला क्रूड ब्रांड के प्राइस और सेकंड कंपनी के रिजल्ट क्या रह रहे हैं क्वार्टरली की बात करें तो महारत्ना कंपनी ने 1 लाख रुपए के बना दिए 47 लाख रुपए, 4 बार बांटे हैं बोनस। तो महारत्ना कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने लंबी अवधि का नजरिया रखने वाले निवेशकों को मालामाल कर दिया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने पिछले 20 साल में शेयर धारकों को 56 रिटर्न दिया है। उन्होंने पिछले 20 साल में 1 लाख रुपए के निवेश को 47 लाख रुपए से ज्यादा का बना दिया। महारत्ना कंपनी ने यह कमाल बोनस शेयरों के दम पर दिखाया। पिछले 20 साल में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने निवेशकों को 4 बार बोनस शेयर का तोहफा भी दिया। महारत्ना कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयर 16 सितंबर 2005 को 36.25 रुपए पर थे, और अगर किसी व्यक्ति ने 16 सितंबर 2005 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शेयरों में 1 लाख रुपए लगाए होते तो उसी कंपनी के 2755 शेयर मिलते। यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने पिछले 20 साल में अपने निवेशकों को 4 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया, और अगर इन बोनस शेयरों को जोड़ लें तो कुल शेयरों की संख्या बढ़कर 33,060 पहुंच जाती है। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शेयर में 12 सितंबर यानी कि 2025 को BSE में 142.65 पर बंद हुए हैं। अगर उस हिसाब से 33,060 शेयरों को मौजूदा वैल्यू देखें तो 47 लाख से ज्यादा पहुंच जाती। पिछले 20 साल में अपने शेयर धारकों को 4 बार बोनस शेयर दिया। अक्टूबर 2009 में कंपनी ने निवेशकों को 1.1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी किए। कंपनी ने हर शेयर पर 1 शेयर पर बोनस शेयर बांटा। फिर अक्टूबर 2016 और मार्च 2018 में भी कंपनी ने 1.1 रेशो में बोनस शेयर दिए।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने जून 2022 में भी 1.2 के अनुपात में निवेशकों को बोनस शेयर दी, यानी कंपनी ने हर 2 शेयर पर एक बोनस शेयर बांटा है। महारत्ना कंपनी कॉर्पोरेशन ने अगस्त 2003 में भी 1.2 के रेशो में बोनस शेयर बांट चुकी है। हालांकि हमने अपने कैलकुलेशन में केवल 20 साल में दिए गए बोनस शेयरों को शामिल किया है। हमने अपने कैलकुलेशन में कंपनी की तरफ से दिए गए डिविडेंड को शामिल नहीं किया। अगर डिविडेंड के अमाउंट भी देखें तो वो एक अलग सिनेरियो जो है बनता नजर आएगा। अकेला बोनस ही कंपनी का 1 लाख रुपए का 20 साल में 47 लाख रुपए करने का दम दिखा चुका है। आगे का सिनेरियो समझे तो आगे के लिए देखिए बहुत सारी चीजें हैं। क्रूड ब्रांड के प्राइजेस, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट, अब कंपनी देखिए ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी पर भी फोकस बढ़ाती नजर आ रही है। निवेश आगे बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं साहनी जी काफी कोशिश कर रहे हैं, काफी प्रयास कर रहे हैं, जो कि पिछले 1 महीने में हमने उनकी सारी स्टेटमेंट लगभग आपके साथ शेयर करी ही हैं और आगे भी की ही हुई हैं। इंडियन ऑयल भविष्य की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने परिचालन का विस्तार भी कर रही है, जिसमें रिफाइनरी क्षमता में वृद्धि करना, पेट्रोकेमिकल में भी विस्तार करना, हाइड्रोजन, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जैसे ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में भी एक भारी निवेश शामिल है। कंपनी पानीपत में भी एक प्रमुख ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगा रही है, जो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा, जो कि 2040 तक आपको पता है नेट शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है। गवर्नमेंट का एम है। और थोड़ा सा डीप समझे तो पारादीप रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाने की बात यहाँ पर करी जा रही है, जहाँ पर 15 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 25 MTPA की जाएगी और एक नेफ्ता क्रैकर इकाई स्थापित भी की जाएगी। फिर पानीपत में एक अत्याधुनिक 10 KT ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जो भारत का पहला होगा। ओडिशा के भी पारादीप में एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी किया जा रहा है। और कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, SAF पर भी, हाइड्रोजन में भी, ग्रीन हाइड्रोजन में भी विस्तार कर रही है। इसके अलावा कंपनी अपनी पाइपलाइन नेटवर्क को भी 22,000 किलोमीटर तक विस्तारित करने की योजना बना रही है। इसके अलावा EV चार्जर और CNG LNG आउटलेट के साथ अपने खुदरा नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। 2040 तक शुद्ध शून्य परिचालन उत्सर्जन प्राप्त करना, जीवाश्म ईंधन से दूर, एक चुस्त और भविष्य के लिए तैयार रहना। और 2030 तक पेट्रोकेमिकल क्षमता को भी 13 मिलियन टन से अधिक करना। इंडियन ऑयल का यह विस्तार योजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और देश के ऊर्जा परिवर्तन में योगदान देने के लिए डिजाइन की गई है, जिसका मतलब साफ है कि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट, भारी निवेश यहाँ पर आता हमें नजर आएगा। इंडियन ऑयल के शेयर टारगेट की बात की जा रही है। इंडियन ऑयल के विश्लेषकों ने खरीदने की सलाह दी। समझे तो 18 हाउस अवधेश से बात करते हुए पृथ्वी फिनमार्ट के AVP हेड टेक्निकल इक्विटी रिसर्च है हरीश चुचार्य जी, उन्होंने शेयर खरीदने की सिफारिश की है। इंडियन ऑयल को अगर ट्रेडिंग के नजरिए से देखें तो बाजार विशेषज्ञ ने कहा है कि ऊर्जा क्षेत्रों के शेयर में निकट भविष्य में तेजी जारी रह सकती है और इंडियन ऑयल अच्छी गति खरीद हो सकती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर मूल्य की बात करें, टारगेट की बात करें इंडियन ऑयल की, तो बाजार जो विशेषज्ञ हैं, एनालिसिस है, उनके द्वारा शेयरों का भाव जो है 152 से 155 रुपए तक की बात कही गई है और 139 के स्टॉप लॉस के साथ उन्होंने यहाँ पर टारगेट की बात रखी है। वहीं पर इंडियन ऑयल के डिविडेंड की बात कर लें तो काफी लोगों को ये डिविडेंड कब आता नजर आएगा, तो 30 सितंबर से पहले जो है डिविडेंड आता नजर आ सकता है अकाउंट। वहीं पर समझे तो कंपनी में अगस्त में 3 रुपए का डिविडेंड और फिर उसके अलावा इंडियन ऑयल ने जुलाई 2024 में भी 7 रुपए का डिविडेंड दिया और 2023 में इंडियन ऑयल ने 2 मौकों पर जो है डिविडेंड दिया था, जो प्रत्येक शेयर पर कुल 8 रुपए। फंड का चुकाने वाला डाटा आ चुका है, जहां पर अगस्त मंथ का कुछ डाटा अपडेट हुआ है। यहाँ पर फिलहाल सितंबर चल रहा है और 2-3 दिन तक और प्रॉपर यहाँ पर अपडेशन देखने के लिए मिलेगी। लेकिन फिलहाल समझें कि अगस्त मंथ में क्या हुआ है। तो 56 म्यूचुअल फंड ने फिलहाल बाइंग की है, 11 म्यूचुअल फंड ने बेचा है, 2,06,12,000 स्टॉक्स का चेंज आया है। और इस चीज़ को समझने के लिए कोशिश करें तो मार्च, अप्रैल, मई, जून यानी कि 4 महीनों में कंटिन्यूसली इंडियन ऑयल में बाइंग आती नजर आई है। जुलाई मंथ की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली थी, जब इंडियन ऑयल ने 156 के करीब लेवल को टच किया था, 150 से 156 तक के लेवल को टच किया था। लेकिन वहीं पर अगर मैं टोटल खरीदारों की बात करूं तो कोटक आर्बिट्रेज फंड ने काफ़ी अच्छी खरीदारी करी है, 65 लाख स्टॉक से ज़्यादा की क्वांटिटी बाई करी है और ऑलरेडी इनके पास पहले भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी थी। ICICI प्रूडेंटल लार्ज कैप फंड ने भी 65 लाख के करीब स्टॉक्स की बाइंग करी है, ऑलरेडी इनके पास 39.5 लाख स्टॉक्स पहले भी थे। ICICI प्रूडेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने भी 44.5 लाख स्टॉक की नई बाइंग करी है। ICICI प्रूडेंटल बिजनेस साइकिल फंड, ICICI प्रूडेंटल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, इन्होंने भी यहाँ पर 23 लाख, 16.5 लाख के करीब क्वांटिटी बाई करी है। बिकवाली की बात करूँ तो क्वांट मल्टी एसेट ने बेचे हैं 24.5 लाख स्टॉक, फिर क्वांट मोमेंटम फंड, क्वांट कमोडिटी फंड, इनके द्वारा भी 16-17 लाख और 3,65,000 स्टॉक्स बेचे गए।
यानी कि इसके बाद बेचने वाले कम नज़र आ रहे हैं, खरीदने वाले ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जिसका मतलब है कहीं ना कहीं बाइंग जो है फिलहाल पॉजिटिव बनी हुई है। अगर डाटा चेंज होता है तो फिर से एक बार शेयर करने की कोशिश रहेगी। एनालिसिस की बात कर लूँ तो स्ट्रॉन्गली बाय 13 एनालिसिस रिकमेंडेशन दे रहे हैं इंडियन ऑयल पर, 4 और बाई की, 8 होल्ड की और 4 ऐसे हैं जो सेल और स्ट्रॉन्ग सेलिंग की बात। इंडियन ऑयल में LIC का बहुत बढ़िया स्टेक बना हुआ है, 6.4% का स्टेक यहाँ पर इंडियन ऑयल में बना हुआ है। तो मैंने पहले भी आपको बोला था कि हो सकता है नीचे की तरफ सपोर्ट लेकर के बैक बाउंस होता नजर आए, तो एग्जैक्टली वही चीज क्लियर आपको होती करीब करीब नजर आई है। साहनी जी ने AGM मीटिंग जो 30 अगस्त को देखने के लिए मिली है और साथ में जो डिविडेंड है, डिविडेंड जो है वो यहाँ पर 30 सितंबर से पहले पहले अकाउंट्स में आ जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट समझे तो साहनी जी ने यहाँ पर 30 अगस्त को जो मीटिंग हुई है, जो आंकड़े आए हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दी हैं, जबरदस्त बयान आए हैं। उन्होंने कहा है कि यह सब सख्त पूंजी अनुशासन द्वारा समर्थित है, जिससे सुनिश्चित होता है, जिससे ये तय होता है कि प्रत्येक निवेश दीर्घकालिक मूल्य पैदा करता है, इंडियन ऑयल के भविष्य के लिए तैयार रखना। साहनी जी जब से CEO बने हैं तब के बाद से बहुत बढ़िया जो है एक बिजनेस की रणनीति बनाई जा रही है। और ठीक है, अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि एक्शंस में परिवर्तित किया जा रहा है, लेकिन अभी आपको पता है भू राजनीतिक जो ये चीजें, जो अस्थिरता बनी हुई है देश में या फिर अदर कंट्रीज में युद्ध को लेकर के, फिर अब ट्रेड वॉर का अलग सिनेरियो चलता नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं साहनी जी ने जो अपने अपने थॉट्स यहाँ पर हर बार जो इनकी स्टेटमेंट आती है हम आपके साथ शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक उच्च बिजनेस मॉडल की, एक उच्च कंपनी को आगे लेके जाने वाली वो चीजें इनमें नजर आती हैं। मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है आप भी बता सकते हैं। तो कंपनी ने बनाया अगले 5 साल का प्लान। क्रूड रिफाइनिंग बढ़ेगी, 1.66 लाख करोड़ का निवेश होगा। देश की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी और फ्यूल रिटेलर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने आने वाले 5 साल में अब तक की सबसे बड़ी विस्तार योजना का ऐलान किया। चेयरमैन अरविंदर सिंह साहनी ने शनिवार को शेयरधारकों को बताया कि कंपनी ट्रेडिशनल ऑयल कॉर्पोरेशन को मजबूत करने के साथ साथ पेट्रोकेमिकल्स और नेचुरल गैस और रिन्यूएबल एनर्जी में भी तेजी से निवेश करेगी। इसके लिए इंडियन ऑयल 1.66 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। कंपनी का कहना है कि वह अपने रिफाइनिंग बिजनेस को अपग्रेड करना चाहती है। कंपनी अपनी क्रूड ऑयल रिफाइनिंग क्षमता को भी 80.75 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2028 तक 98.4 मिलियन टन कर देगी। पानीपत, गुजरात, भरौनी रिफाइनरी में भी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पाइपलाइन नेटवर्क को भी 22,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए 21 प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। और नेपाल समेत कंपनी ने कहा है कि नए स्टोरेज फैसिलिटी बनाए जा रहे हैं, जिससे क्रॉस बॉर्डर एनर्जी भी सप्लाई मजबूत होगी। तो इस एक स्टेटमेंट में काफी सारी चीजें हमने पढ़ी और सुनी समझी। दूसरा पॉइंट समझे तो IOC पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन को भी 4.3 मिलियन टन से बढ़ाकर 2030 तक 13 मिलियन टन से ज्यादा करने का लक्ष्य रखती है। खास फोकस स्पेशलिस्ट जो केमिकल्स हैं उन पर होगा। भारत में भारी आयात निर्भरता है और कंपनी के 40,000 से तो ज्यादा भारत में पेट्रोल पंप हैं, वो अब मल्टी एनर्जी हब में भी बदलेंगे, जहां EV चार्जिंग, बैटरी स्वैपिंग, CNG LNG डिस्पेंसिंग और अन्य सेवाएं मिलेंगी। और IOC ने क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए या फिर ग्रीन हाइड्रोजन पर भी कंपनी का बड़ा फोकस है। 2.5 लाख करोड़ रुपए का बजट तय किया है। लक्ष्य है कि 2040 तक तो नेट जीरो ऑपरेशन एमिशन हासिल किया। सो ये एक बड़ी स्टेटमेंट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली है, जहां पर साहनी जी ने सख्त पूंजी अनुशासन द्वारा एक पॉइंट लिया। साथ में अगर और थोड़ा समझे तो प्राकृतिक गैस और अन्य व्यवसायों में भी वृद्धि की बात कही गई है। 20% की वृद्धि हुई है। प्राकृतिक गैस क्षेत्र में सालाना 7.9 मिलियन टन हो गया है। 21 राज्यों में और 49 भौगोलिक क्षेत्रों में फैला हुआ है, जो कि भारत की 21% आबादी को कवर करता है। ऊर्जा के अलावा भी इंडियन ऑयल ने नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए विस्फोटक, क्रायोजेनिक और शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी विस्तार किया है। जी ने यह भी कहा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष से लेकर मध्य पूर्व में शांति और अमेरिका में व्यापार बाधाओं तक भू राजनीतिक तनावों के बीच ये चुनौतियां पैदा की हैं। और इंडियन ऑयल 2024-25 में 10 करोड़ टन से अधिक की रिकॉर्ड बिक्री हासिल की, जिससे इसके विशाल खुदरा नेटवर्क, पाइपलाइन और 15 करोड़ घरों तक पहुंचने वाली LPG का समर्थन पर। एक अच्छी स्टेटमेंट साहनी जी द्वारा इन फ्यूचर ऐसी स्थितियों में दी गई है, जो कि एक बढ़िया बात है।
लेकिन जैसे कि मैंने आपको इंडियन ऑयल पर लास्ट वीडियो में डिस्कस किया ही था स्टार्टिंग में पहले 5 मिनट की वीडियो में, कि आगे मुझे क्या लगता है कैसा सिनेरियो देखने के लिए मिल सकता है। चलिए, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने आप लोगों को बताया है कि 85% भारत अपनी ज़रूरतों का जो आयात है वो कच्चे तेल से करता है, ज़रूरतों को पूरा। लेकिन अब क्या पॉइंट्स हैं ऐसे जिनसे पता चलता है कि क्या यूज़ होता है कच्चे तेल से। तो सबसे पहला पॉइंट, पेट्रोल। गाड़ियाँ, ईंधन, बाइक चलाने में मदद करता है, रिफाइनरी में हल्के तेल से निकाला जाता है। दूसरा, डीजल। इसके अलावा कैरोसिन पर भी यहाँ पर बात की गई है, जहाँ पर ज़्यादातर जो हवाई जहाज़ हैं जिसके जेट ईंधन से उड़ते हैं, और पुरानी देहाती लालटेन और छोटा रूम हीटर भी इसका यूज़ होता है। इसके अलावा एलपीजी में भी खाना बनाया जाता है, घर में गर्मी दी जाती है, गैस चूल्हा, गर्म पानी का गीज़र, ट्रैकिंग के लिए छोटा स्टोव। तो ये सारी चीज़ें कच्चे तेल की ज़रूरत इनमें रहती है। प्लास्टिक की बात कर लें, बोतल, थैला, खिलौने जैसे सामान प्लास्टिक से बनते हैं और कच्चे तेल से आता है और बहुत मजबूत होता है। कोका कोला की बोतल, बाज़ार का प्लास्टिक बैग, बच्चों का हॉट व्हील्स खिलौना। और एस्फॉल्ट की बात करें तो सड़कें भी बनती हैं, जो हाईवे बनती हैं, जो काला पदार्थ इस्तेमाल होता है, जो कच्चे तेल का भारी हिस्सा है। इसके अलावा रबड़, टायर, जूते, खेल के सामान बनाने के लिए भी सिंथेटिक रबड़ बनता है जो कच्चे तेल से आता है, जैसे कि सीएटी टायर, नाइकी के रबड़ शूज़, फुटबॉल की रबड़ पर। और तो और खेतों में फसल उगाने के लिए भी जैसे यूरिया आते हैं, कच्चे तेल से बने, केमिकल से बनते हैं, धान के लिए, गेहूं के लिए, मिक्स फर्टिलाइज सब्जियों के लिए। तो कच्चा तेल इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, दवाइयाँ और केमिकल, साबुन, डिटोल तक जैसी है, $650 उदाहरण के लिए। तो ये सारी चीज़ें देखिए तेल से ही बन रही हैं। लुब्रिकेंट्स भी गाड़ियों और मशीनों के इंजन को चिकना रखने वाला कच्चा तेल से ही बनता है। सो इस तरह से कच्चे तेल की ज़रूरतें भारत में काफ़ी पूरी की जाती हैं, इसीलिए कच्चा तेल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके महंगे और सस्ते होने से बहुत सारे बिजनेस में आपको चेंज देखने के लिए मिलता है। बहुत सारी कंपनियों के प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ता है। अगर ये कम होता है तो कंपनियां ज़्यादा मुनाफा कमाती हैं, क्योंकि कच्चा तेल सस्ता है। और अगर ये महंगा होता है तो कहीं ना कहीं महंगाई भी बढ़ने का कारण एक बनता है, और दूसरा कंपनियों के मार्जिन पर भी असर पड़ता है। और तो और नो डाउट कंपनी का डिविडेंड यील्ड आपको पता ही है। 2023 की बात कर लें तो 8 रुपये डिविडेंड दिया है कंपनी ने 10 नवंबर और 28 जुलाई को। 7 रुपये का डिविडेंड 2024 को भी 12 जुलाई को मिला। और फिलहाल एक फाइनल डिविडेंड जो है 8 अगस्त की बात कही जा रही है, जो आता नजर आएगा। नो डाउट कंपनी की बोनस हिस्ट्री भी अच्छी रही है। 2003 से कंपनी ने बोनस देने शुरू किए हैं 1.2, 1.1, 1.1 के अनुसार। 2022 में भी कंपनी ने 1.2 रेशो का बोनस दिया। वहां से कंपनी धीरे धीरे 257 इलेक्ट्रिक वाहन स्टेशन तक पहुंच चुकी है। तो ये काफी अच्छी बात है। कंपनी अभी एनर्जी पर भी फोकस करती नजर आ रही है, और कच्चे तेल के दाम भी कम होते फिलहाल नजर आ रहे हैं, जिसका इंपैक्ट आपको कंपनी पर देखने के लिए शेयर पर मिल ही रहा है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वडोदरा स्थित गुजरात रिफाइनरी कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान 2 पेट्रोकेमिकल इकाइयों को चालू करके पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में विविधता लाने में मदद के लिए 24,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है।